गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? ठीक है। आज अपन केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 रासायनिक बलगति के तीसरे भाग में। और आज अपन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया का वेग अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कारक है जिनसे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है? तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक टोटल 7 कारक अपन पढ़ेंगे। पहला लेंगे अपन अभिकारक की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा टॉपिक अपन लेंगे ताप। तीसरा कारक लेंगे अपन अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति। चौथा पॉइंट अपन देखेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। पांचवा पॉइंट अपन देखेंगे अभिकारकों। पांचवा पॉइंट अपन ले लेते हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल। छठा लेंगे अपन अभिकारकों आकार। और लास्ट अपन लेंगे विकिरण द्वारा। विकिरणों द्वारा उद्वासन। बोर्ड में ये भी सवाल आता है, पूछा गया अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो उसमें सिर्फ आपको इनका नाम लिखना है। अभिकारकों की सांद्रता, ताप, अभिकारकों और उत्पाद की प्रकृति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, सतही क्षेत्रफल, अभिकारकों का आकार और विकिरण द्वारा उद्वासन। अब इन कारकों को अपन डिटेल में एक एक को लेकर के पढ़ते हैं। पहला लेते हैं अपन अभिकारकों की सांद्रता। तो देखो बेटो, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अभिक्रिया के अंदर जितनी अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। यानी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। अपन लिखते हैं अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अर्थात अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो अपन ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था अभिक्रिया का वेग अभिकारक के उत्पाद की
सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो जितनी अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है ताप। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, अपन दूसरा पॉइंट लेते हैं ताप। तो देखो बेटो, अभिक्रिया का अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं को गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा में उनको टेम्परेचर मिलेगा तो उनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। वो तेज तेज गति करेंगे, तेज तेज गति करेंगे तो उनके बीच में टक्करें बढ़ेगी, टक्करें बढ़ेगी तो उनके अंदर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी। आगे इस चैप्टर में अपन संघर्ष सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने पर अभिकारक के उत्पाद में बदलने की दर बढ़ती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इनडायरेक्ट रूप से अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो लिखते हैं इसको अपन, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे अभिकारक अणुओं के मध्य संघटों टक्करों की संख्या बढ़ती है। फलस्वरूप अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है, फलस्वरूप बढ़ती है और अभिकारक अणुओं के उत्पाद में रूपांतरित होने की दर बढ़ती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अतः ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो ये ताप का प्रभाव समझना क्या, ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ेगी, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी और अभिकारक के उत्पाद में बदलने की दर बढ़ेगी, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, ताप जब बढ़ाते हैं तो अगर अभिकारक अणुओं का ताप अपन 10 डिग्री, अभिक्रिया का ताप अगर अपन 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देते हैं अपन। किसी अभिक्रिया का ताप
10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो आप ताप कितना बढ़ाओगे? 10 डिग्री सेल्सियस। और अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ेगा? 2 से 3 गुना। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 2 टॉपिक समझ में आ गए। बढ़ेगा अपन तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो 2 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। ये हो गया, ये हो गया। तीसरा लेते हैं अपन टॉपिक अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति। तो बेटा देखो, बेसिक अगर अपन बात करते हैं अभिक्रिया होती क्या है, तो बेसिक अभिक्रिया होती है अभिकारकों के बीच बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने से उत्पाद बनने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। पुराने बंधों के टूटना और नए बंधों के बनने की क्रिया को अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में जो अभिकारक है उनके बंध जितने आसानी से टूटेंगे और उत्पाद के अंदर जितने आसानी से बंध बनेंगे, वो अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होती है। तो अभिक्रिया का वेग, अगर अभिकारकों के बंध आसानी से टूट रहे हैं, उत्पाद के बंध आसानी से बन रहे हैं, तो उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। और इसका उल्टा करते हैं अपन, अभिकारकों में बंध आसानी से नहीं टूटते हैं, उत्पाद में आसानी से बंध नहीं बनते हैं, तो अभिक्रिया धीमी गति से होती है, उसका वेग कम होता है। यदि किसी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के मध्य बंध आसानी से टूटते हैं, आसानी से टूटते हैं तथा उत्पाद के अणुओं के मध्य बंध आसानी से बनते हैं। उन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है। उन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के मध्य बंध आसानी से टूटते हैं और उत्पाद के अणुओं के मध्य बंध आसानी से बनते हैं, उन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है। और अभिकारक के मध्य बंध आसानी से नहीं टूटते हैं, उत्पाद में बंध आसानी से नहीं बनते हैं, उन अभिक्रियाओं का वेग कम होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2NO plus O2 gives 2NO2। ऐसी अभिक्रिया लेता हूं मैं, 2CO plus O2 gives 2CO2। दोनों एक जैसी अभिक्रिया है। अब इसके अंदर NO और O2 के बीच में आसानी से बंध टूटते हैं, NO के अणुओं के बीच, O2 के अणुओं के बीच आसानी से बंध टूटते हैं और इन उत्पाद में आसानी से बंध बनते हैं। तो ये तीव्र गति से अभिक्रिया होती है, तीव्र गति से
तीव्र गति होती है अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया धीमी गति से होती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के बंध आसानी से नहीं टूटते हैं, ऑक्सीजन के अणुओं के बीच आसानी से बंध नहीं टूटते हैं इस अभिक्रिया के अंदर, और उनके बीच में बंध भी आसानी से नहीं बनते हैं। तो ये अभिक्रिया धीमी गति से होती है, ये अभिक्रिया तीव्र गति से। इस पर अभिकारक अणुओं के बीच में आसानी से बंध टूटते हैं और इनके बीच बंध पड़ते हैं तो उत्पाद अणुओं के बीच बंध आसानी से बनते हैं। तो इस तरह से ये अभिक्रियाओं और उत्पादों की प्रकृति अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लेते हैं अपन उत्प्रेरक की प्रकृति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो अपन फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, 5वां अध्याय पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन, उसमें अपन पूरा उत्प्रेरक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होने देते हैं, उनको उत्प्रेरक कहते हैं। इसको डिटेल में पृष्ठ रसायन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो उसमें अपन देखेंगे उत्प्रेरक में 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। सीधा सा लिख देते हैं इसमें। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, कम कर देते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। ये आपका चौथा पॉइंट भी हो जाता है। क्लियर सबको? ये एग्जाम में थ्योरी डिटेल में पूछे तो आपको अलग से प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखना है, विस्तार से बड़ा सवाल कम ही बनता है, ठीक है। फिर भी अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 5th पॉइंट में सतही क्षेत्रफल। तो अपन 5 पॉइंट लेते हैं। सतही क्षेत्रफल। तो अभिकारक के अणु का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उस पे बंध बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। जितने ज्यादा बंध बनने की संभावना होगी अभिक्रिया उतनी ही अधिक होगी, अर्थात अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सतही क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अर्थात अभिकारक का सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। जितना क्षेत्रफल अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। ये था 5th पॉइंट।
6 पॉइंट देते हैं अभिकारकों का आकार। अभिकारकों का आकार। तो क्या होता है, अभिकारक के अणुओं का आकार जितना छोटा होगा उतना ही अभिकारक का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और अभिकारक का क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लो और उसको जलाओ, तो वो धीरे धीरे जलेगा, बहुत टाइम लेगा जलने में। और उसी बड़े से टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके जलाओ, एक साथ में कुछ ही सेकंड में वो एक साथ में जल जाते हैं। तो अभिकारक अणुओं के आकार पर भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। अभिकारक पदार्थ के जितने सूक्ष्म अभिकारक पदार्थ जितने सूक्ष्म रूप में विभाजित होता है, सूक्ष्म कणों में विभाजित होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है, अधिक होता है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। जैसे लकड़ी के बड़े टुकड़े को जलाने पर वह धीरे धीरे जलता है, और यदि उसी लकड़ी के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने पर वह शीघ्रता से जल जाता है। तो जितने छोटे छोटे कण होंगे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता, अभिक्रिया तेजी से होती है। ये था आपका छठा पॉइंट। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, सातवां, विकिरणों का उद्वासन। तो एक अभिक्रिया आप अध्ययन में कराओ, उसी अभिक्रिया को प्रकाश की उपस्थिति में, विकिरणों की उपस्थिति में करवाते हैं। तो विकिरणों की उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो सातवां पॉइंट लेते हैं अपन, विकिरणों का उद्वासन। विकिरणों का उद्वासन दृश्य या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को अप्रत्याशित रूप से
अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, H2 plus Cl2 gives 2CHCl। अगर ये अभिक्रिया अपन अंधेरे में करवाते हैं तो ये अभिक्रिया कई घंटों दिनों में होती है, धीमी अभिक्रिया होती है। बहुत ही धीमी गति से होती है और यही अभिक्रिया है अत्यधिक धीमी गति। और यही अभिक्रिया अपन क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। अभिक्रिया यही होगी, बनेगा यही 2HCl, लेकिन ये अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होगी। तो प्रकाश की उपस्थिति, विकिरणों की उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देती है। तो ये आज का टॉपिक था, क्लियर हुआ होगा। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, होमवर्क में करने हैं आपको। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इसमें आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन ये बनता नहीं है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, फिर भी मैं लिख देता हूं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, कारकों को समझाइए। बाय द वे इस बार आ जाए 2 नंबर में, आप इन 7 पॉइंट को शॉर्ट में समझा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। वापस रिपीट कर देता हूं, किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी बेसिक सवाल बनते हैं जो आगे अपन चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज होमवर्क में 3 क्वेश्चन कीजिए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में अपन टॉपिक समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।